राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट 2023 का एग्ज़ाम अगले महीने जनवरी में होने वाला है और उसी को देखते हुए बाल मनोविज्ञान और बाल विकास एवं शिक्षण से संबंधित जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हुए मैं प्रैक्टिस सेट हल करवा रहा हूँ और लगातार अब आने वाले दिनों में ऐसे ही प्रैक्टिस 30 क्वेश्चंस का आपको मिलता रहेगा। बस आप लोग ध्यान से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कंठस्थ होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। और इससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे और लोगों तक यह महत्वपूर्ण चीज़ें पहुंच पाएँ। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है बालकों के व्यक्तिगत विकास से संबंधित क्वेश्चन आया है, जिसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। चारों को ध्यान से समझिए। बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकास के प्रतिमानों को अधिकृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर आप थोड़ा इसको बड़ा करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा विकल्प दिया है बालकों के लिए पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। तीसरा विकल्प दिया है पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, अव्यवस्थित एवं असतत होती है। तो इसमें देखिए, आप 2 विकल्प तो ऐसे ही काट सकते हैं कि पक्के तौर पे भविष्यवाणी किसी चीज़ की नहीं की जा सकती है, चाहे बालकों का व्यक्तिगत विकास हो, चाहे सामाजिक विकास, कोई भी विकास हो, तो उसका पक्के तौर पे भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और दूसरा आप डी वाला काट सकते हैं। क्योंकि डी वाले में दिया अव्यवस्थित असतत, ऐसा कभी नहीं, हमेशा व्यवस्थित होता है और सतत रूप से चलता रहता है। जैसे आप देखेंगे कि पहले आपका बालक खिसी खिसी के चलता है, उसके बाद वह उठता है, फिर अपने पैरों पे आता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो एक सतत प्रक्रिया के हिसाब से चलता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब बी विकल्प दिया कि पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ऐसा नहीं है। आप पूर्व अनुमान लगा सकते हैं और पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों का जो विकास दर होगा वो अलग अलग होगा, ये भी सही है। तो इसीलिए बी वाला भी नहीं सही होगा, तो बचा सी वाला विकल्प आपका एकदम करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हमेशा सीटेट में क्वेश्चन बनता है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, तो सही कथन पूछा है तो गलत है। विकास क्रमबद्ध ही रहता है भाई, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, एक विकास एक क्रमबद्ध रूप से ही चलता है ना, तो ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। विकास अव्यवस्थित, अभी मैंने बताया विकास व्यवस्थित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जी बिल्कुल, हमने अभी बताया विकास एक कैसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया, ये वाला सही लग रहा है। विकास प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल गलत बात इसने बोला, क्योंकि आप जानते हैं वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि सांस्कृतिक रूप से ही विकास प्रभावित हो सकता है, इसलिए उन्होंने संज्ञानात्मक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो उनके अनुसार। और वैसे भी सांस्कृतिक रूप से बच्चा प्रभावित तो होता ही है। आप देखिए, जैसे हिंदू कल्चर में जो बच्चे रहते हैं हिंदू संस्कृति के अनुसार चलते हैं, जो मुस्लिम कल्चर में होते हैं मुस्लिम कल्चर के अनुसार चलते हैं, तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक प्रवेश प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल्य और रीतियों से किससे सीखते हैं। मतलब जो बच्चे अपने समाज में रहते हैं तो वहाँ से ज्ञान, रहने का कौशल, मूल्य, ये रीतियाँ किससे वो सीखते हैं, ये पूछ रहा है। क्या वो आस पड़ोस से सीखते हैं, क्या वो धर्म से सीखते हैं, क्या वह स्कूल से सीखते हैं, क्या वह समकक्षी समूह से सीखते हैं। तो आप लोग बताइए किससे सीखते हैं वो लोग। तो देखेंगे आप, बच्चे आस पड़ोस से भी सीखते हैं,
बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बच्चे धर्म से भी सीखते हैं, बच्चे स्कूल से भी सीखते हैं, और अपने कक्षा में जो उनके साथ पढ़ते लिखते हैं उनके साथ भी तो सीखते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चे इन चारों चीज़ों से सीख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, बताएंगे आप लोग, इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन प्याजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं के समाहित करता है? देखो, जीन पियाजे का सबसे बेसिक रूल क्या है कि जीन पियाजे महोदय हमेशा कहते हैं कि जो बालक होता है वो उसको किसी भी चीज़ में अनुकूलन करने के लिए दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो वो समावेशन, जिसे आत्मसातीकरण कहते हैं। एक वो समायोजन, जिसे वो समंजस कहता है, उस हिसाब से एडजस्ट करता है। जैसे आप किसी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जब जाते हैं तो उस परिस्थिति को अपने विचारों में ढालना समावेशन, उसको याद करना पुराने विचार को। और अगर परिवर्तन किया जाए उस विचार में, जो नया परिस्थिति आया तो उसमें परिवर्तन किया जाए, तो वो समायोजन होता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को मिला करके अनुकूलन करता है। जीन पियाजे आप जानते हैं संज्ञानात्मक विकास के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और इन्होंने इन दोनों बातों को बहुत ही गौर से बताया। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका? समायोजन और समावेशन, ये दोनों चीज़ें अनुकूलन करती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे से ही संबंधित है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन उनके देखा जाए तो स्तर पे पूछ रहा है कि जैसे जीन पियाजे ने 4 स्तरों की बात की थी, और ये चारों स्तरों का नाम इस विकल्प में दिया, आप देखिएगा। संवेदी चालक, जिसकी स्टेज आप लोग बताएंगे 0 या जन्म से जिसे कह सकते हैं 2 वर्ष के लिए होता है, और पूर्व संक्रियात्मक जिसे प्राक संक्रियात्मक कहते हैं 2 से 7 वर्ष के लिए होता है, ये भी आप जानते हैं। इस तरह से मूर्त संक्रियात्मक, इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष तक की, ये भी आप जानते हैं। और इसके बाद अमूर्त होता है 11 से 15 या 16 तक। इसका इनका स्तर है, 4 स्तरों की बात की। अब पूछ रहा है इसमें से किस स्तर में बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों की वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई में। देखो, अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई में, इसका मतलब ये डी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो अमूर्त संरचनाएं नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अमूर्त संक्रियात्मक में वो है नहीं। अब जो संवेदी होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से सारे कार्यों को संचालित करते हैं, तो यहाँ ये भी नहीं होगा। अब बच्चा पूर्व में या मूर्त में, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, बच्चे लंबाई और भार में गुणात्मक आधारों पर व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्था करना या कह सकते हैं कि व्यवस्थीकरण करना आप किस में सीखते हैं? मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में सीखते हैं। ठीक है ना, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट 6। लेव वाइगोस्की का आप सिद्धांत आपसे पूछ रहा है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार, इसने लेव वाइगोस्की का सिद्धांत दिया कि सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य क्या है? व्यक्तिगत वाक्य क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं। व्यक्तिगत वाक्य होता क्या है कि कभी कभी देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चे अपने आप से कुछ बातें करते, बड़बड़ाते हुए नजर आते हैं। वो अपने मतलब जब बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि वह उस पर कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कोई अपना नियम दे रहे हैं। लेकिन वाइगोस्की और जीन पियाजे इस बात को दो नज़रिए से देखते हैं। वाइगोस्की और जीन पियाजे इस चीज़ को दो आधारों पे विभक्त करते हैं। जैसे व्यक्तिगत वाक्य अगर कहा है वाइगोस्की ने, तो इसी चीज़ को जीन पियाजे ने क्या कहा? अहम केंद्रित वाक्य कहा है, अहम केंद्रित वार्ता कहा है। लेकिन लेव वाइगोस्की ने इसे व्यक्तिगत वाक्य कहा है, और इसलिए कहा क्योंकि बच्चे अपने सोच में ये सोच बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब इसमें वो नियम बनाते हैं, योजना बनाने का काम करते हैं, इसलिए व्यक्तिगत वाक्य है। तो इसमें देखिए आप विकल्प ढूंढेंगे, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बिल्कुल यही बात है, एकदम करेक्ट है। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बिल्कुल नहीं। बच्चा आत्म केंद्रित, मैंने कहा ना आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित जो है ये इनका नहीं था, ये जीन पियाजे का था। बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटाया जाता, नहीं, ये भी कोई बात नहीं हुई। तो पहला विकल्प एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, बच्चों के अधिगम के किस प्रकार मदद करते हैं? लेव वाइगोस्की के अनुसार जो शिक्षक होते हैं बच्चों को अधिगम में किस प्रकार से मदद करते हैं, ये बात पूछा है। तो देखिए, इनाम देकर, देखिए इनाम उनाम दे करके कोई किसी की मदद कैसे कर सकता है, ये तो केवल एक प्रोत्साहन राशि है, ऐसा कुछ नहीं है। सख्त सजा नहीं, सजा भी नहीं दे सकता, तो ये दोनों तो बिल्कुल कट गए। मदद की मात्रा और स्वरूप बदल करके, नहीं ऐसा कुछ खास कर सकते हैं वैसे, इस विकल्प के अनुसार ये सही करेक्ट हो सकता है, मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके। जैसे अगर बच्चा थोड़ा कम सीख रहा है तो उसे थोड़ा ज़्यादा मदद किया जाए, और अगर ज़्यादा सीख पा रहा है तो ऐसा नहीं कि उसे कम मदद किया जाए, मतलब उसी के अनुसार उसे वो बदलाव कर सकते हैं। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं, नकल वकल करवा के नहीं, तो बिल्कुल बात एकदम करेक्ट है। मदद की मात्रा को व स्वरूप को बदलाव कर करके, बिल्कुल ठीक है ना, तो विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पूजा अपने दोस्त से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। ठीक, पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो बिल्कुल देखिए यहाँ ना डायरेक्ट क्या कह रही है कि शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति, इसका मतलब हमें दंडित करेगी। अगर हम आज्ञा का पालन उनके नहीं करेंगे, उनके नियमों को नहीं मानेंगे, तो हमें वो क्या करेंगे, दंड। इसका मतलब वो एकदम फर्स्ट स्टेज। कोहलबर्ग के अनुसार आप जानते हैं 3 आप स्टेजेस पढ़ते हैं, और उन 3 स्टेजों में 6 चरण आप पढ़ते हो, 6 चरण आपको दिखाया जाता है, जिसमें से पहले स्तर में आपको जो चरण मिलता है वो आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास करना, ठीक है ना। मतलब अगर आपने आज्ञा पालन नहीं किया तो आपको इसके हिसाब से सजा मिलेगी। तो इसने कहा ना कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलेंगे, मतलब उसको डर है ना कि अगर हम नियम नहीं मानेंगे तो हमें शिक्षिका खेलने नहीं देंगे। तो आज्ञा पालन एवं दंड का अभिन्यास, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, और बहुबुद्धि के सिद्धांत में उन्होंने टोटल 10 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो 7 प्रकार ही खोजे थे, बाद में ये बढ़कर संख्या इनकी 10 हो गई। तो उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनके अनुसार देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। दिया बुद्धिमत्ता जो है, इंटेलिजेंस जो है, एक स्थिर एवं अस्थायी विशिष्टता है, ऐसा कुछ नहीं। ये बात तो बिल्कुल गलत है, इसका मतलब यही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं कहा, इन्होंने कहा कि यह स्थिर नहीं है या अस्थायी भी नहीं है, या चेंजेस इसमें आते रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात, पहला वाला नहीं सही है। बाकी और पढ़ लेते हैं। बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर आप बुद्धिमत्ता अपना, जैसे आपको गाने में रुचि है तो उसको आप इंटरेस्टिंग बनाइए, उसको और अच्छे से निभाइए तो विकसित हो जाता है। आपको खेलने में रुचि है तो उसमें आप इंटरेस्ट बनाइए, तो परिपोषित और विकसित किया जा सकता है इंटेलिजेंस को, बिल्कुल सही है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती है, अभी तो कई प्रकार की होती है। अभी मैंने कहा ना कि इन्होंने टोटल 10 प्रकार का वर्णन दिया है, बिल्कुल। थोड़ा गला सही नहीं है दोस्तों फिलहाल, ठीक है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम सहबद्ध नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता है, कभी भी इसको बांधा नहीं जा सकता है, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में, चलिए अब बाल केंद्रित शिक्षा मतलब जिसमें बालक को केंद्र में रखा जाता है, बालक के ही अनुभव, बालक के ही विचार विमर्श को समझा जाता है और उसी के अनुसार शैक्षिक गतिविधियां अपनाई जाती हैं। तो एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या हो सकता है, ध्यान से बताना है दोस्तों। शिक्षिका की भूमिका नहीं होती है, नहीं देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसा नहीं है शिक्षिका की भूमिका नहीं होगी, भूमिका तो होती है, बल्कि दोनों की भूमिकाएं होती हैं, चाहे बालक हो चाहे शिक्षक हो, दोनों की भूमिका इसमें परिपूर्ण होती है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है, विद्यार्थी नहीं, नहीं भाई विद्यार्थी को निष्क्रिय इसमें कैसे करेंगे, अगर विद्यार्थी ही निष्क्रिय हो जाएगा तो बाल केंद्रित कहाँ, ठीक है ना। तो ये तो गलत है, विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका निष्क्रिय शिक्षिका की नहीं, नहीं दोनों की होती है सक्रिय। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी पढ़ेंगे आप लोग, शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों सक्रिय भूमिका में रहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियां
देखो, कक्षा में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। ये तो लैंगिक पूर्वाग्रह हो गया। तो ये कथन ठीक है, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। वैसे ये कथन सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई लैंगिक पूर्वाग्रह का ये शिकार हो रहा है, हाँ, कि लड़के बेहतर होंगे लड़कियों से गणित विज्ञान में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणित, तर्क एवं वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से, मुझे तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि लड़की है तो उसे गणित विज्ञान के समझ नहीं है। ऐसा ये तो कह लो, हमारे समाज में ना केवल बस एक विचारधारा बन गई, जिसको झेलते-झेलते लड़कियों के अंदर ये भावना आ गई कि वो गणित नहीं पढ़ सकती हैं, लड़कों के अंदर ये भावना आ गई कि वो मनोविज्ञान नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसा सॉरी, वो गृह विज्ञान नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पढ़ सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने तर्क के हिसाब से जितनी क्षमताएँ विकसित होंगी उसी हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों कथन इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से इससे क्वेश्चन आपके हर हाल में बनेंगे, एक दो क्वेश्चन तो निश्चित हर हर एक पार्ट में बनता है। शिक्षा नीति से हर एक पार्ट में, चाहे गणित हो, चाहे आपका मनोविज्ञान हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका ईवीएस हो, हर एक पोर्शन में एक दो क्वेश्चन इसके रहेंगे। मतलब मान के चलिए कि इससे 5 से 10 क्वेश्चन आपके पेपर में केवल नई शिक्षा नीति से ही मिलने वाले हैं। तो इसको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार का क्वेश्चन ये बनता है। पाठ्यक्रम को लचीला, पाठ्यक्रम का लचीलापन, बिल्कुल पाठ्यक्रम को लचीलापन बनाना है, बिल्कुल सही बात है, इस पे जोर देती है। लेकिन और भी पढ़ लेते हैं हम। पाठचर्या का मानकीकरण, नहीं भाई, आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं कि एक फिक्स कर दीजिए यही कोर्स होगा तो यही होगा, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तकों को गैर संदर्भीकरण करना। देखिए, गैर संदर्भीकरण मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या आप बच्चे को वो चीज़ पढ़ाएँगे जो बच्चों से संबंधित ही नहीं है? ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई। अब जो परिवेश मिला है बच्चे को, तो कम से कम उससे तो उसको जोड़ कर ही चलना है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। मतलब बी कैंसिल, सी कैंसिल। पाठ्य पुस्तकों को रट कर जाती, ये तो कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब लचीलापन पाठ्यक्रम में, पाठचर्या में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। बिल्कुल आजकल बहुत ज़्यादा इसकी बात हो रही है इवोल्यूशंस की, मूल्यांकन की, और मूल्यांकन सतत हो, व्यापक हो, इस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसको आप चित्रण नहीं कर सकते। बच्चा क्या नहीं कर सकता इसको आप दिखा नहीं सकते ना, ऐसा नहीं है। दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का, नहीं भाई, आप तुलना तो बिल्कुल किसी भी बालक से, किसी भी बालक का नहीं करेंगे, क्योंकि तुलना करने से हीन भावना उत्पन्न होगी। तो ये नहीं हो सकता। मानक वर्ग में बच्चे का लेबलिंग करना, नहीं नहीं, लेबलिंग मतलब उन्हें प्रमाणित करना, उन्हें मतलब चिन्हित करना कि मानक वर्ग के बच्चे हैं, ये अच्छा है ये बुरा, ऐसा भी नहीं करना, आपको बांटना भी नहीं है। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन, बिल्कुल यही तो है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या करता है कि अधिगमकर्ता जो जो सीख रहा है वो क्या और कैसे सीख रहा है, इसी चीज़ का तो वर्णन करना है ना मूल्यांकन में, कि किस चीज़ को कितना सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कहाँ सीख रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या इसमें और चेंजेस किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। मतलब एक सामाजिक और रचनावादी कक्षा कक्ष, जैसे वो सामाजिक भी है और रचनावादी, उसमें निर्माण भी कर रहा है, सीख रहा है, नए नए चीज़ें, इनोवेटिव विचारधाराएं ला रहा है। तो कक्षा कक्ष में जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है, उसमें उस बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरत, जैसे क्या उसे चाहिए, क्या उसका आगे बढ़ा सकता है, क्या उसमें खूबियाँ ला सकता है, इस चीज़ पे ध्यान रखा जा सके की व्याख्या करता है। बैठने की तय व्यवस्था, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बैठने के लिए पहाड़ मिल जाए तो पहाड़ वाला काम करेगा, ऐसा नहीं है। शिक्षकों का केवल निर्देश देना, नहीं, बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप तो ज़बरदस्ती करवाएंगे तब। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, ठीक है, तथ्यों का स्मरण करना हो सकता है, लेकिन
रटना प्रणाली के हिसाब से सही, मतलब आप बच्चों को केवल तथ्य ही स्मरण करवाइए, उस पे प्रयोग ना करवाइए, उस पे कोई गतिविधि ना करवाइए, तो कोई मतलब नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों को आपस में चर्चा करते हैं, समूह में कार्य करना, बिल्कुल करते हुए उन्हें समूह में चर्चा विमर्श करना है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल सही है 14 का डी। नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में सम आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? सम आलोचनात्मक मतलब क्या? पहली बात, तो पहले विकल्प आप देखेंगे, विकल्प है 325 और 486 को जमा करो। नेक्स्ट, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया? एक लाइन में जवाब है, इसमें आलोचना आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तुरंत बता सकते हो कि ये कब पारित हुआ। ऐसा आप इसका उत्तर दीजिएगा, आप विकल्प में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका उत्तर, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दीजिएगा कि बाल विवाह प्रतिबंधित अधिनियम किस वर्ष आया था, इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। खैर, इसका उत्तर एक लाइन में हो जाएगा, इसमें आलोचना करने जैसा कोई बात नहीं है। श्वसन को परिभाषित कर दिए, ये भी क्लियर है, इसमें भी आलोचना जैसा कोई बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपायों को सोचिए, इसमें आप आलोचना कर सकते हैं, समालोचनात्मक। इसमें आप अपना राय दे सकते हैं, दूसरों की राय को समझ सकते हैं, उनके गलत निर्णयों को आप टाल सकते हैं, अपने गलत निर्णयों को उनको समझा सकते हैं, मतलब इसमें आप आलोचना कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है, बिल्कुल उत्तर इसका आप दीजिएगा। विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा देना। ठीक, ये बात तो हो सकता है। विभेदी मतलब ये होता है कि उन्हें अलग अलग चीज़ों को आकलन करना, कि मतलब बच्चे का हर एक पहलू का आकलन करना ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक, तो ये तो हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित करना, नहीं, हतोत्साहित कैसे करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित या समाहित महसूस करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर अस्थायी समूहों में मैंने कहा ना, बांट नहीं सकते आप, ना तुलना कर सकते हैं ना बांट सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब उत्तर क्या सही होगा इसका, आपका ए वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से जो विभिन्न विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें एक शिक्षक को किससे बचना चाहिए? एक शिक्षक होने के नाते आप किस चीज़ से बचेंगे? चर्चा में विविध संस्कृतियों का उदाहरण कर लाना, नहीं, ठीक है, ये तो ला सकते हैं, इससे बचने की जरूरत नहीं है, ये तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक, ये वाला कोई सही है, लेकिन आगे देखते हैं। हमें कह रहा किससे बचना एक शिक्षक होने के नाते, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली भी। भाई ऐसा क्या, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते ना कि मतलब प्रभावी जो है, जैसे इन कोई क्लास उसमें हिंदू का बच्चा ज़्यादा पढ़ने आ रहा है तो उसके हिसाब से ही आप पाठ्यक्रम चलाइए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सभी लोगों को समाहित करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख से ईसाई, जितने लोगों का है सबका उसमें समाहित करके आपको चलना है, तो ये वाला ज़्यादा बेटर उत्तर लग रहा है। ठीक है ना, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ, ये तो होना ही चाहिए ना भाई, इससे बचना थोड़ी, ये तो करवाना ही है ना अध्यापक को। शिक्षार्थी विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति की अनूठी विशेषताएं बताएं, भाई तुम्हारे धर्म में क्या होता है, तुम्हारे, तो वहाँ क्या होगा ना, साझा करेंगे एक दूसरे से, तो
एक दूसरे के धर्म को सीख पाएंगे या उसकी संस्कृति को जान पाएंगे। विद्यार्थियों के बीच समान एवं स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये भी, इससे बचने की जरूरत नहीं, इसको बताने की जरूरत है, मतलब बचने की जरूरत केवल बी वाले ऑप्शन से है अध्यापक को। ठीक, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने के सीधे प्रभावित होता है? ये तो आप उत्तर जानते ही हैं, ये तो आपका अधिगम क्षमता से संबंधित क्वेश्चन है भाई। शब्दों को पढ़ने, अक्षरों को बोलने या व्याख्या करने के लिए वाचन वैफल, मतलब वो बोल नहीं पा रहा उस चीज को कह नहीं पा रहा है, ठीक है ना, तो वाचन वैफल। नेक्स्ट 19 नंबर पे आते हैं। गतिक विकलांगता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज से बचना महत्वपूर्ण है? गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज से बचना है अगर उन्हें सफल समावेशन? और गतिक दिव्यांग है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जो मतलब पैर से अपाहिज है या कह सकते हैं वो चल नहीं सकता है, ठीक है ना, ढंग से अच्छे से चल नहीं सकता, तो उससे अगर आप सफल समावेशन करना है तो किस प्रकार से बचना महत्वपूर्ण है? किस से बचना महत्वपूर्ण है, किससे? तो चलिएगा ऑप्शन देखते हैं। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, इस चीज़ से तो बचना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि वो सहज ही नहीं हो, चल ही नहीं सकता। तो ऊपरी मंजिल पे कक्षाएं और पुस्तकालय और प्रयोगशाला, उसके लिए क्या करेंगे? आवंटित करके, बिल्कुल ये एकदम बेटर विकल्प हो सकता है। लेकिन और पढ़ लेते हैं। विद्यालय के सभी क्षेत्रों की रैक और लिफ्टों में समतल करना, नहीं सभी में नहीं कर सकते आप ना भाई, सभी में कैसे करेंगे आप? सभी में नहीं करना है ना, और सभी में अगर कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये गलत है, इसका मतलब ए विकल्प सही है। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधित विशेषता है? सृजनात्मक बच्चा कौन है? जो नई जानकारी इकट्ठा करता हो, नई जानकारियों को समाहित करता हो, नई जानकारियों को लेकर आता हो, नए प्रयोग करता हो, वही तो है ना सृजनात्मक विद्यार्थी। तो उसकी विशेषता नहीं है कौन सी, वो क्या करेगा? देखिए, उच्च क्रम समस्या समाधान करेगा, ये तो बात सही है। अभिसारी नहीं भाई, सृजनात्मक बच्चे हमेशा अपसारी चिंतन रखते हैं, बिखराव होता है, उनकी सोच बहुत दूर दूर तक जाती है, जबकि अभिसारी बच्चे केवल एक चीज के बारे में ही सोच पाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये विशेषता नहीं है। नवाचारी सोच होगा, इनोवेटिव थॉट्स, बिल्कुल सही। जिज्ञासा की प्रबल भावना, बिल्कुल सही। लेकिन अभिसारी सोच नहीं, अपसारी सोच होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 21 पे आ जाते हैं। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने के लिए सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? आजकल बड़े क्वेश्चन बनते हैं बचना चाहिए से, इसको गौर से पढ़ा करिए। बचना चाहिए मतलब इस चीज को नहीं करना है उसे, ठीक है ना, शिक्षक को। तो चलिए इसका देखते हैं। स्मृति सहायक विधियों को लागू करना, रटने वाली विधियों को लागू करना कि ये चीज याद रह जाए, ऐसा तो नहीं है, इसी चीज से तो बचना है भाई। नहीं, बिल्कुल सही, पहले वही विकल्प में ही मिल गया उत्तर। संगठनात्मक चार्ट बनवाना, बिल्कुल ये तो आप करवाती हैं, तो इससे बचना नहीं, ये करवाना आपको है, ठीक है ना। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, बिल्कुल ये भी है, जिससे सोच बढ़े बच्चे की। मानसिक चित्र का उपयोग करना, बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक, मतलब ए वाले से बचना चाहिए। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जब कोई सीखी जाने वाली जो सामग्री है वो कैसी हो कि विद्यार्थी उससे क्या करें? बेहतर सीख पाए। तो इसका विकल्प है जटिल एवं व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित असंगठित एवं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो जटिल एवं व्यापक तो होगा नहीं, बिल्कुल जटिल नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होना चाहिए, बिल्कुल ये बात है। जो चीज़ आप सिखा रहे हैं बच्चे को वो मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तभी वो जल्दी सीख पाएगा। अव्यवस्थित असंगठित कैसे? गलत है। सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रों से भिन्न नहीं हो सकता, वो समाहित होना चाहिए, उस परिवेश का होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, केवल आपको सोच विचार के ध्यान से पढ़ना है बस। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में क्या करता है? योगदान देता है। 23 का उत्तर आप बताएंगे। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका, समावेशी दर्शन। समावेशी दर्शन में शैक्षणिक उपलब्धियों विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। भाई आप कहेंगी सर ये कैसे कि समावेशी दर्शन जो है वो शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? देखो यहाँ समावेशी दर्शन का अर्थ अलग है। आप ये मत सोचिएगा कि समावेशी चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा सही ही होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन शैक्षणिक उपलब्धियों में अगर बच्चों को उपलब्धियों में समावेशी दर्शन आप देंगे कि बच्चे को सभी को समान रूप से दे करके अंक प्रदान कर दीजिए, तो भाई ऐसे थोड़ी है ना कि ये जो बच्चा तेज पढ़ने में है और जो कमज़ोर है उन सबको एक साथ एक नंबर बांट के दे दीजिए, इस तरह तब तो आप समझिए इस चीज़ को, ऐसा नहीं किया जा सकता ना, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एनसीएफ से क्वेश्चन आया है, 24 नंबर क्वेश्चन आपका, और इसमें कहा है कि इसके अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त करता है, क्या ये सही है? बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, क्या ये सही है? बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, देखो अब कुछ लोग ना इसको सही मानेंगे, ठीक है ना, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसको सही मानेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री निष्क्रिय प्राप्त करता है, इसको सही मानेंगे। तो क्या सही माना जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, दोनों उत्तर सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर उत्तर आपका है डी वाला, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं है तो ज्ञान निर्मित होकर ही क्या करेगा, किसके पास जाएगा, तो इसलिए सही। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस के प्रयोग से बचना चाहिए? 25 का उत्तर दीजिएगा। 25 का उत्तर आपका संप्रत्यय के असतत उदाहरण दे करके, इस चीज से बचना, असतत नहीं, ठीक है ना, हमेशा लगातार उदाहरण दीजिए जिससे वो काम कर पाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? समय जो स्वयं को ज्ञाता समझता है यही कह रहा है, और जागरूकता वो क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान। स्वयं ज्ञात करना, स्वयं जानकारी लेना, स्वयं जागरूक होना, अधिसंज्ञान। इसको मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान। नेक्स्ट, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान एवं परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना एवं परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से शामिल है? बिल्कुल इसका उत्तर दीजिए। देखिए ये सब आप जो काम करते हैं ये समस्या समाधान करने के लिए करते हैं। संभावित लक्ष्य का निर्धारण करना, कठिनाई की पहचान करना, लक्ष्य निर्धारण करना, संभावित समाधान करना, परिणामों की खोज करना, ये सारे आप समस्या समाधान करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, कथन एक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। बिल्कुल करना ही पड़ेगा भाई, इस भ्रांतियों की खोज करना, उन पे चर्चा करना क्या है? सार्थक होता है। उस विद्यार्थी को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच करने का नेतृत्व में सहायता करता है। बिल्कुल ए भी सही है, बी भी सही है और कारण भी सही, इसका मतलब उत्तर नंबर ए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना होती है कब? यही कह रहा है, गतिविधि को महत्व ना दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। बिल्कुल, गतिविधि को अगर महत्व नहीं देंगे तो विद्यार्थी क्या महसूस करेंगे? आपका बोरियत, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्ट यानी फीडबैक को प्रेरक के रूप में उपयोग करने की अनुचित तरीका बताता है? मतलब अनुचित है, ठीक है ना, अनुचित तरीका है, यही कह रहा है। तो 30 का उत्तर आप दीजिएगा। विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना,
भाई विद्यार्थियों की क्षमता पर अगर आप दे रहे थे, ये तो अनुचित है ना भाई, कि क्षमता के अनुसार ही प्रतिपुष्टि, ऐसा नहीं। गतिविधि प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली का प्रतिपुष्टि देना, ये भी ठीक है। अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना, तुलना भी देखो नहीं किया ना, इसका मतलब ये भी सही है, मतलब ए वाला विकल्प सही होगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों की क्षमता पर आप केंद्रित प्रतिपुष्टि नहीं दे सकते हैं। तो ये आपके थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मनोविज्ञान से, जो सीटेट में आपको उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आने वाली क्लासेस में ऐसे ही 30 क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। आप क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्त से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।